लास्ट का वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को कंप्लीट कर लिया था और उसके साथ साथ 10वीं क्लास के साइंस का ही एक चैप्टर मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार को कंप्लीट कर लिया था। लेकिन आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा, कंप्लीट कर लिया था का मतलब क्या? दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 10वीं क्लास के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2024 के फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा उसको कराया जा रहा है। और हम लोगों ने 2 चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और उसके साथ साथ मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2024 के फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग विद्युत नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे देखने वाले हैं कि इस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 2024 के फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके मन में एक सवाल ये चल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम पढ़े कैसे, टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, मैं कैसे करूं? पढ़ने बैठता हूं तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा चैप्टर को पढ़ूं और कौन सा चैप्टर को नहीं पढ़ूं, कौन सा इंपॉर्टेंस है कौन सा इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चनों का भंडार नोट्स में लगा हुआ है, लेकिन मैं कौन सा क्वेश्चंस को पढ़ूं, कंफ्यूज हो। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाला हूं कि इस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको कौन कौन सा इस टाइम में, खास करके जब आपके पास 30 से 35 दिन या 40 दिन टाइम बचता है तो उस टाइम में आपको कौन से क्वेश्चंस को टच करने हैं, कौन सा क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है। मैं इसी बात पे आज लगातार 10 से 15 दिनों से कर रहा हूं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई मात्रक। याद करो, जब मैं विभवांतर नाम का चैप्टर आपको पढ़ा रहा था तो उसमें विभवांतर का एसआई मात्रक लिखवाया था कि विभवांतर का एसआई मात्रक ये होता है। एक बात और यार, लास्ट में मैं बोलूंगा कि इस चैनल पे मैं आपको यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन को सिर्फ टिक नहीं करवाऊंगा। अगर मैं कोई ऑप्शंस को टिक भी करता हूँ तो मैं बताऊंगा कि देखो इसका आंसर यही क्यों होगा, क्या रीजन है इसका, यही ऑप्शंस हमको चुनने का। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या पार्ट है इसका। वोल्ट है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है वोल्ट है, दूसरा ओम लिखा हुआ है, कुलॉम लिखा है, या तो फिर आपका एमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, एम्पियर लिखा हुआ है, सॉरी एम्पियर लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो विभवांतर का एसआई मात्रक, ओम किसका होता है? ओम तो एसआई मात्रक होता है प्रतिरोध का। और उसके साथ साथ अगर कुलॉम की बात करें तो कुलॉम किसका एसआई मात्रक होता है? आवेश का। और यहां पर एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो धारा का। लेकिन यहां पर वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। तो याद रखेंगे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वह क्या हो जाएगा? आपका विभवांतर, यानी ऑप्शन, सॉरी, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वह क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, जिसका क्या है? वोल्ट लिखा हुआ है। इसका सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? सेकंड में बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सुनो, एक परिपथ होता है, परिपथ में हम लोग करते क्या हैं, वहां पर उस परिपथ से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है ये जानने के लिए हम लोग एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, या क्या क्या ऑप्शंस लिखा हुआ है यहाँ पर? वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लिखा हुआ है, एमीटर लिखा हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने तो आंसर आपको पहले बता दिया था, एमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलॉम का आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान क्या होगा? सुन रहे हो? पहले धारा होता क्या है? आवेश में प्रवाह के दर को धारा कहा जाता है। आवेश में प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहां पर आपने पढ़ रखा है कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T, जहां Q क्या है? आवेश है, और T क्या है? T आपका समय है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देंगे? तो आवेश कितना दिया हुआ है आप चेक कर लो। आवेश का जो वैल्यू है वो आपका 120 कूलॉम है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है, ये आपको भूलना नहीं है क्योंकि हमेशा सवाल ना पूछते रहता है।
समय कितना दिया हुआ है, 1 मिनट दिया हुआ है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या 60 सेकंड, मतलब समय की जगह पर मैंने कितना लिख दिया 60 सेकंड। और यहाँ पर आवेश कितना दिया हुआ है 120। ये इसे मैं कट कर सकता हूँ, 6 कम 6, 6 दूना 12, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। कितना आएंगे, मतलब धारा कितना बह रहा है उस परिपथ से, 2 एम्पियर का धारा उस परिपथ से बह रहा है। क्या आपको दिख रहा है क्या, मैं कैमरा में चेक करके बताता हूँ। अगला कितना, इसका आंसर कितना होगा, 2 एम्पियर आया ना, तो मैं क्या यहाँ पर 2 एम्पियर टिक कर सकता हूँ क्या, यस बिल्कुल 2 एम्पियर। अगला सवाल क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो मैंने आपको 1 मिनट पहले बोला कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। मेरा आंसर लिखने से पहले बता दो कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है कूलॉम। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम। अगला सवाल बोल रहा है कि विद्युत धारा के किस यंत्र से मापा जाता है। मतलब जब एक परिपथ से विद्युत धारा गुजरती है तो उस धारा को मापने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पहले से पता है ना कि इसका मापने के लिए हम यहाँ पर एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका एमीटर हो जाएगा। ठीक है, हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक लिखिए। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या हम यहाँ पर वोल्ट लिख सकते हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। याद रखना, हमेशा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में। कह रहा है कि विद्युत परिपथ तथा सधातियों में सामान्यतः उपयोग होने वाले एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखे। देखो एक सुरक्षा क्या, हम ना दो का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर ज़्यादा लोड आए, मतलब ज़्यादा वोल्ट अचानक से आ जाए तो फ्यूज उड़ जाता है। या तो फिर हम लोग एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप फ्यूज लिख दो ज़्यादा, क्योंकि आप ना घर में फ्यूज का तो इस्तेमाल जरूर करते हो। तो आप यहाँ पर फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं जो सुरक्षा प्रदान करता है आपके परिपथों का। मतलब वो ज़्यादा वोल्ट आएगा तो आराम से फ्यूज आपका उड़ जाएगा, क्योंकि फ्यूज में जो तार बांधी जाती है ना वो बहुत पतला बांधा जाता है। अगला क्या सवाल है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए में सहायता करता है। तो एक बात याद रखो, आपको पता है चालक क्या चीज़ का हो सकता है, चालक धातु का हो सकता है। ठीक है, और धातु का हो क्या सकता है, धातु का ही चालक होता है। तो अगर धातु का है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है। अब हमें करना क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को आगे भेजना है। तो इसके लिए हम इसे क्या से, मतलब क्या दे इसको, तो इसे हमें देना पड़ता है क्या, विभवांतर। तो जिसके वजह से ये आगे क्या करता है, इसे पुश कर पाता है। और ये करता कौन है, तो यह एक बैटरी करता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बैटरी इसका आंसर लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मतलब उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरे पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। उसका आंसर आप क्या लिखेंगे, बैटरी लिखेंगे। बैटरी क्या करता है, चालक के सिरों पर विभवांतर बनाने में सहायता करता है। आप इसे बैटरी ही लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखें। एक तो आपका एमसीबी है और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज लिख सकते हो। आप लिख क्या सकते हो, यही 2 होता है जो हम लोग इसी दोनों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको वीडियो में दिख रहा है? अगर आपको वीडियो में नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुन लो। एमसीबी का इस्तेमाल करते हो और फ्यूज का इस्तेमाल करते हो। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजन करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध आपका कितना आए। 11 ओम और दूसरा बोल रहा है आपका कितना, 1 ओम बोल रहा है। याद रखना ये सवाल 2022 में पूछ चुका है, ये 2016 में भी पूछा है, 2017 में भी पूछा है, 18 और 2 सेट का 2022 के सेट में ये क्वेश्चन रखा था और डायरेक्ट पूछ भी लिया था। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना एकदम आसान है। अगर आपको ओम का नियम आता है, अगर नहीं भी आता है तब पर में भी आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो ध्यान से देखना, एक प्रकार आपको पता है कि ये प्रतिरोधों को हम 2 प्रकार से संयोजित करते हैं। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। 2 प्रकार से जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं हम लोग पार्श्व क्रम में और दूसरा हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। पार्श्व क्रम का मतलब उसको हम लोग समांतर क्रम भी कहा जाता है।
तो पैरेलल में जोड़ते हैं और सीरीज में जोड़ते हैं। लेकर आना कितना है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ना यहाँ पर 11 ओम लेकर आओ और दूसरा क्या बोल रहा है 1 ओम आना चाहिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, करना क्या है, यहाँ पर यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करो। R1 का वैल्यू बताओ, R1 का आपका 2 ओम है, R2 का वैल्यू आपका 3 ओम है और R3 का जो वैल्यू है आपका वो 6 ओम है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, फर्स्ट पार्ट आते हैं। ध्यान से देखो कितना ओम उसको चाहिए, 11 ओम आंसर मांग रहा है कि 11 ओम आना चाहिए। आप इसको सबको ना सीरीज में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पढ़े हो क्या, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो यहाँ पर देखना, ये जो R है, R1 R2 और R3 है, ये तीनों के तीनों प्रतिरोध है और उसे हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हमारा डिमांड ये है कि यहाँ पर बोल क्या रहा है कि 11 ओम प्रतिरोध आने चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, सभी प्रतिरोधों को हमने कौन सा, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब देखो क्या 11 ओम आ जाएगा, चेक करते हैं। यहाँ पर देख लो R1 का वैल्यू कितना डाल सकते हैं, 2 ओम। R2 का वैल्यू देख लो, यहाँ पर 3 ओम डाल दो और R3 का वैल्यू आप 6 ओम डाल दो। कितना हो गया, 2 और 3 5 और 6 कितना, 11 ओम आ गया। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया। इसका सेकेंड पार्ट आते हैं। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि 1 ओम आना चाहिए। हम ऐसा करते हैं ना, इसको ना पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं। पार्श्व क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। सबका वैल्यू डाल देते हैं, कितना, 1/R1। R1 का वैल्यू कितना है, 2 और प्लस 1/R2 का वैल्यू कितना है, 3 और प्लस यहाँ पर 1/6। सबका एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 एकम 6, 3 तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6। इन दोनों को कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ आपका 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? अच्छा, मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करूँगा तो हमारा कितना आएगा, 1 ओम ही आएगा। मतलब हम इसे क्या करेंगे, एक बार 11 ओम लाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में पहले जोड़ेंगे और उसके बाद अगर 1 ओम वह बोलेगा तो हम उसे कितना, कौन सा क्रम में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में। लेकिन याद रखो ये क्वेश्चन चेंज नहीं करता है, सेम टू सेम ना। आपने देख लिया कि इतना बार ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले। देखते हैं इसका अगला पार्ट। उसी टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है जो अभी हमने पीछे का एक सवाल किया था। यहां पर बोल क्या रहा है कि 3 ओम 6 ओम तथा 9 ओम कुल प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें, जोड़े कि कुल प्रतिरोध कितना हो, 18 ओम हो और यहां पर 18/11 ओम हो। दोस्तों ध्यान से देखना, यहां पर सबसे पहले आप क्या कर लो, सिंपल सा R1 का वैल्यू कितना दिया है, आपका 3 ओम दिया है, R2 का वैल्यू आपका 6 ओम दिया है और R3 का वैल्यू आपका दिया है 9 ओम। ठीक है, यहां पर पहला डिमांड क्या बोल रहा है, आपको ना 18 ओम आना चाहिए। या तो आप पार्श्व क्रम में जोड़ो या तो आप श्रेणी क्रम में जोड़ो, चाहे कैसे भी जोड़ो। मतलब पहला क्वेश्चन का कितना आना चाहिए जवाब, 18 ओम। और दूसरा जो बोल रहा है 18/11 मतलब 18/11 ओम आना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं ना, दिमाग लगाता हूं। देखो 6 3 9 9 9 18, ऐसा करते हैं कि इसको हम जोड़ देते हैं। मतलब 18 ओम लाने के लिए हम जोड़ देंगे इसको श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का RS आपको पहले से फॉर्मूला पता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर आप इसके जोड़ेंगे तो क्या 18 ओम आएगा, ये सवाल मैं आप पे छोड़ रहा हूं। जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप मुझे जरूर बताओगे। ये मान लो ये कौन सा क्वेश्चन है, मैं ये 5 मतलब मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूं और आप वहां पर कमेंट्स करके बताना कि क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका कितना आंसर आया था, क्या 18 आया था। आप हमें जरूर कमेंट्स करेंगे, ठीक है, अगर तब मुझे लगेगा ना कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट क्या था, सेकेंड पार्ट बी पार्ट बोल रहा है कि कितना आना चाहिए, बोल रहा है कि 18/11 ओम आना चाहिए। आप इसे ना कौन सा क्रम में जोड़ दो, पार्श्व क्रम में जोड़ दो, हो जाएगा आपका काम पक्का। 1/R2 प्लस 1 में
3। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सबका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। मैं फास्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो। 3 तिहाई 9 और यहाँ पर क्या हो रहा है यार 9 तो ज़िंदगी में एलसीएम नहीं आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर में आ ही नहीं रहा है, तो 18 आएगा। 3 छक 18 और उसके बाद 6 तिया 18, 9 दूना 18। काम हो गया क्या मेरा, लग तो रहा है। यहाँ पर 6 3 9 2 11, मतलब यहाँ पर 11 बटा कितना आ गया 18। 1 में आरपी का वैल्यू आया है 11/18, तो सिर्फ आरपी का वैल्यू क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 18 ऊपर चला जाएगा और 11 आपका नीचे आ जाएगा। क्या हमारा सेकेंड पार्ट जो बोल रहा था वो कंप्लीट हुआ क्या? अगर हुआ तो कम से कम एक बार लाइक जरूर करना प्लीज़। तो यहाँ पर ये पार्ट ना हमारा हो गया, आप इसे नोट कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है। चलिए अब हम लोग 5 नंबर वाले प्रश्न पे आते हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं हमेशा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला जो फर्स्ट जो इसका मैं क्वेश्चन लिया हूँ, पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं? पहला, प्रतिरोधकों R1 R2 R3 को पार्श्वक्रम संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करना है। आप याद करें इस टाइप का, मतलब ये जो क्वेश्चन है कहाँ कहाँ कब कब पूछा, 2011 में पूछा, 2012 में पूछा और 2016 में ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछ चुका है। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्या? श्रेणीक्रम संयोजन किसे कहते हैं? 3 प्रतिरोधकों R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। आप इसको क्या करो, इसका भी व्यंजक आप प्राप्त करो। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर पार्श्वक्रम में बोला है, क्योंकि ये ना 2011 में पूछा, 12 और उसके बाद 16, तो इसका चांस बहुत ज़्यादा है और इसका चांस थोड़ा सा कम मुझे दिख रहा है क्योंकि पिछला साल ये फाइनल एग्जाम में पूछ चुका है। क्या था, अगर मैं पार्श्वक्रम की बात करूं तो 1 में आरपी लिख रहे थे, 1 में R1 और प्लस 1 में R2 और प्लस 1 में R3। याद करें मैं आपको क्लास में इसका पूरा डेरिवेशन करके दिखाया था कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो आप ना इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका ये पूरी तरह से याद हो सके, मतलब किस टाइप से इस पे काम करना है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और उसके बाद श्रेणी क्रम के लिए यहाँ पर लिखते थे RS और यहाँ पर R1 प्लस R2 और प्लस R3, ठीक है? मतलब ये आपका प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन है और ये आपका प्रतिरोधकों का पार्श्वक्रम संयोजन का फॉर्मूला है। तो ये दो चीज़ों को एकदम पूरी तरह से आप उसका सीख लेंगे, प्रैक्टिस बार बार कर लेंगे। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर देख सकते हो, आ गया वो क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसी का बात कर रहा था, हमेशा पूछते रहता है। मतलब देख सकते हो ना भाई, देखो 2010 में पूछ लिया। ये सवाल क्या है पहले पढ़ तो लूँ। ओम का नियम लिखिए तथा इसका सत्यापन कीजिए। बहुत ही छोटा आंसर है इसका और 5 नंबर आपको इससे मिल जाएंगे सिर्फ, ठीक है? और ये पूछा कब कब, 2010 में पूछा, 15 में पूछा, 19 में पूछा, 22 में पूछा और यहाँ तक कि 2022 के सेट में ये क्वेश्चन रखा था और सेट में रखा था और पूछ भी लिया 2022 में। क्या बात है। अब देखो ये क्या था, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं ये किस टाइप का इसका आंसर होता है। मतलब हम लोग इसमें ओम का नियम को कैसे सत्यापन करते हैं, कैसे सत्यापित करते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना है। हमने बोला था यदि किसी चालक का भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक पर दिया गया विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। समझ में आया क्या? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक की सिरों पर दिया गया विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। याद करें, सिर्फ इतना डेफिनेशन है और उसको आपको लिखना क्या है, यहाँ पर जो V है, विभवांतर जो है वह धारा के क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ से होता क्या था, यहाँ से ये होता था कि ये समानुपाती का चिन्ह को हम हटाते थे और यहाँ से एक हमारा कांस्टेंट आता था जो R हुआ करता था और यहाँ पर चिन्ह देते थे और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, IR। R आपका क्या था, चालक का प्रतिरोध। और प्रतिरोध किसे कहते हैं? अगर आपसे एक सवाल पूछ ले प्रतिरोध किसे कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, जब कोई धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है ना, उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये 3 क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर देकर जाएगा इस चैप्टर से।
5 नंबर देकर जाएगा। अच्छे से तैयारी करेंगे, बार बार तैयारी करेंगे, ताकि आप एग्जाम में जाकर एकदम आराम से लिख सको। ठीक है, तो आप इसे नोट करो और उसके बाद करते हैं फिर इसका अगला पार्ट देखेंगे। 2-4 सवाल और होगा, ज़्यादा नहीं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। कल का जब वीडियो आएगा वो हम लोग या तो बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे या तो फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट करें। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। मतलब एक चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। याद करें, एक चालक का प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर कर रहा था। वह 3 कारक क्या क्या था? तो फर्स्ट था चालक की लंबाई। चालक की लंबाई, इसका मतलब क्या, अगर आप एक चालक की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट क्या था? सेकेंड पार्ट ये था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इमेजिन करो कि आप यहां पर एक पतला तार से धारा प्रवाहित कर रहे हो और एक मोटा तार से धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो किसका, ये पतला है ना, ये पतला है, थोड़ा पतला वाला फील लेकर आना, और ये थोड़ा मोटा वाला, इसमें ना धारा आसानी से प्रवाहित होगा, जबकि इसका धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगा। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैटर करता है। और उसके साथ साथ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिख लेना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और इसका जो तीसरा पार्ट था, मतलब एक चालक का प्रतिरोध पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के चालक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिल्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हम किस प्रकार के पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि हर पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वह अलग अलग होता है। ठीक है, तो 3 चीजों पर निर्भर करता है। इसका मैंने आंसर बता दिया है। उसके बाद घरेलू परिपथ श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं करते। देखो, हम क्यों करेंगे श्रेणी क्रम का उपयोग? अगर हम श्रेणी क्रम में किसी भी जोड़ देते हैं प्रतिरोधकों को, तो होगा क्या, होगा ये कि उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। तो वैल्यू बढ़ने के कारण वहाँ पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, हम ना पारस्परिक क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्या सवाल लिया है, हाँ यहाँ पर देख लो, एक अच्छा खूबसूरत सा सवाल मैंने लिया है, पिक्चर उक्चर भी बनाया, अच्छा देख सकते हो। चित्र में दर्शाए गए परिपथ के आधार पर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको, देख सकते हो आप यहाँ पर देखोगे कि इसके जो प्रतिरोध है वो पारस्परिक क्रम में जोड़े गए हैं या श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो आपको पता होगा ये पारस्परिक क्रम में जोड़े गए हैं। पैरेलल आपको दिख रहा है ना सब, ये पैरेलल। यहाँ पर देखोगे R1 का वैल्यू कितना है, 5 ओम है। यहाँ पर R2 का वैल्यू आपका 10 ओम है और R3 का वैल्यू आपका कितना है, 30 ओम है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर धारा निकालने जाओगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू, आपको पता है ना कि V होता है क्या, V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, IR। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V अपॉन में हम लिख सकते हैं क्या, R। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, इससे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कुल धारा का मान निकाल लेना। मैं आपको ये क्वेश्चन करा दिया हूं। और इसका आंसर कितना आता है ना, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताओगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर मुझसे कोई शिकायत होगा तो आप मुझे इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा वेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।